Hello everyone and welcome back to our channel Biology Impulse. Today in this session we are going to talk about chapter number 11 of class 12, that is Biotechnology Principle and Processes. In the previous video of this chapter we have already discussed till jelly electrophoresis. Now in this session we are going to discuss about the remaining portion of this chapter. So if you haven't watched that video then please go and check. I'll put the link in description box. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. The very first topic is क्लोनिंग वैक्टर कि क्लोनिंग वैक्टर्स होते क्या हैं. सो बेसिकली वैक्टर्स वो हैं जो फॉरेन डीएनए को लेते हैं और फिर उसको होस्ट सेल में ट्रांसफ़र कर देता है. ऐसो को हम वैक्टर्स बोलते हैं. वैक्टर्स को बेसिकली कैरियर भी बोला जाता है जो कि एक से दूसरी लोकेशन तक चीज़ों को ट्रांसफ़र कराता है. तो यहाँ पे किस चीज़ को ट्रांसफ़र करवा रहे हैं? ये फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र करा रहे हैं. जो वेक्टर्स हैं वो कोई प्लाज्मिड भी हो सकता है या फिर कोई बैक्टीरियोफाज भी हो सकता है. बैक्टीरियोफाज बेसिकली वो वायरसेस होती हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करती हैं. जो बैक्टीरियोफाज हैं उनके अंदर हाई कॉपी नंबर पर सेल देखने को मिलता है, इसीलिए वो बैक्टीरियल सेल के अंदर अपने जीनोम को भी उतना ही जल्दी रेप्लिकेट करवा सकती हैं. अब अगर हमने क्लोनिंग करानी है तो क्लोनिंग कराने के लिए हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है. पहला है origin of replication, second is selectable marker, the third one is cloning site and the last one is vector for the cloning in genes in plants and animals. तो हम इन्हीं चारों को हम एक एक करके डिटेल में बात करते हैं. सबसे पहला है origin of replication. ये जो origin of replication होता है इसको हम ओरी साइट भी बोलते हैं. बेसिकली ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो सीक्वेंस या वो साइट होती है जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होता है. प्रोकैरियोट्स के अंदर बेसिकली एक ही ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देखने को मिलता है, वहीं पे यूकैरियोट के अंदर एक से भी ज़्यादा ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो सकता है. इसके अलावा जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस है वो कॉपी नंबर को कंट्रोल करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है. यानी कि जितने ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होंगे उतनी ज़्यादा कॉपी नंबर बनने के चांसेस हैं. अब हम बात करते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स के बारे में. तो बेसिकली ये डिफ्रेंशिएट कराते हैं ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच में. यानी कि हमारा अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमने फॉरेन डीएनए को अपने जो प्लाज्मिड है उसके अंदर इंसर्ट करवाया तो वो ट्रांसफॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ, यानी कि वो इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ, उसको चेक करने के लिए हम सिलेक्टेबल मार्कर्स का यूज़ करते हैं. सो बेसिकली ये आइडेंटिफाई करवाते हैं और एलिमिनेट करते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को, और जो ट्रांसफॉर्मेंट है उनकी ग्रोथ को ये प्रमोट करवाता है. अब ये ट्रांसफॉर्मेंट या फिर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? तो बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर जो फॉरेन पीस ऑफ डीएनए है उसको होस्ट बैक्टीरियम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है. अगर वो अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाता है तो हम उसको ट्रांसफॉर्मेंट बोल देते हैं, लेकिन अगर वो इनकॉर्पोरेट नहीं होता है तो उसको हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोलते हैं. अब ई कोलाई के अंदर बहुत सारे सिलेक्टेबल मार्कर्स अवेलेबल हैं. एग्जाम्पल है एम्फिसिलिन, क्लोरोएम्फिकॉल, टेट्रासलिन, कैनामाइसिन. ये कुछ सेलेक्टेबल मार्कर्स के एग्जाम्पल्स हैं. अब है क्लोनिंग साइट. क्लोनिंग साइट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है इस टॉपिक के अंदर, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. ये जो क्लोनिंग साइट होती हैं इसको हम रिकॉग्निशन साइट के नाम से भी जानते हैं. अब इसको समझने के लिए एक बार हम जो एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दिया हुआ है उसको समझ लेते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है. तो ये है PBR322. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर था. यानी जो सबसे पहला जो आर्टिफिशियल तरीके से हमने जो क्लोनिंग वेक्टर बनाया था वो PBR322 था. इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था 1977 के अंदर. दो साइंटिस्ट ने इसे बनाया था जिनका नाम था बॉलिवर एंड रॉड्रिज. उन्हीं के बेसिस पे इसका ये नाम दिया गया है. ये जो इसका नाम है PBR322, इसके अंदर ये जो P है ये स्टैंड करता है प्लाज्मिड के लिए. यानी ये इंडिकेट करता है कि ये जो वेक्टर ये एक तरीके का प्लाज्मिड है. ये जो BR है ये साइंटिस्ट के नाम है. B स्टैंड्स फॉर बॉलिवर एंड R स्टैंड्स फॉर रॉड्रिज जिसने इनको बनाया है. और जो लास्ट में ये जो नंबर है 322 ये इंडिकेट करता है कि उस लेबोरेटरी के अंदर ये कौन सा नंबर पे ये जो वेक्टर था ये बनाया गया था. एग्जाम्पल लेबोरेटरी के अंदर बहुत सारे क्लोनिंग वेक्टर्स बनाए जाते हैं, तो इसका नंबर था 322 वाला. तो इसी के बेसिस पे हमने इसको PBR322 नाम दिया है. अब इसके अंदर बहुत सारे सेलेक्टेबल मार्कर्स यानी कि वो जो रेजिस्टेंस जीन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, वो प्रेजेंट है. पहली है एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन. तो ये एम्फिसिलिन है क्या? ये बेसिकली वो एरिया है जो बैक्टीरिया को एम्फिसिलिन से रेजिस्टेंस देता है. तो अगर यहाँ से इस जीन को हटा दिया जाए
और उस बैक्टीरिया के ऊपर अगर हम एम्फिसिलिन डालें तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये बैक्टीरिया मर जाएगा। यानी सिंपल एंड शॉर्ट यहाँ कहानी में क्या हो रहा है कि ये जो एरिया है ये उस बैक्टीरिया को एम्फिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस दे रहा है। तो अगर हम इस एरिया को यहाँ से हटा दें और इसकी जगह जो हमारा फॉरेन पीस ऑफ डीएनए था उसको डाल दें, तो यानी कि अब ये हिस्सा तो हट गया है। अब अगर ये हिस्सा हटेगा तो बैक्टीरिया को इसके खिलाफ जो रेजिस्टेंस मिल रही थी वो नहीं मिलेगी। और ऐसी कंडीशन में अगर हम इसके ऊपर एम्फिसिलिन डाल देंगे तो चूंकि तो रेजिस्टेंस तो यहाँ पे है नहीं, तो ऐसी कंडीशन में ये जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा और ये मर जाएगा। इसका एक और एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं और इसके ऊपर बहुत सारी अलग अलग जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं उनके लिए रिकॉग्निशन सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। हमें पता है किसी भी एंजाइम के रेस्ट्रिक्शन साइट का मतलब ये है कि वो एंजाइम, कोई भी जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो अपनी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को ढूंढता है और जब उसे वो सीक्वेंस मिलती है तभी जाके वो कट लगाता है। तो ये अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए अलग अलग सीक्वेंस हैं जो कि इसके अंदर प्रेजेंट है। कुछ एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस वाले एरिया के अंदर प्रेजेंट है, जैसे कि पेस्ट और PU1 की जो साइट्स हैं वो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस वाले एरिया में हैं। वहीं पे टेट्रासिलिन वाले के अंदर BAM1 SAL1 की जो साइट्स हैं वो अवेलेबल होती हैं। तो अब हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं BAM-H1 का। तो अगर हमने BAM-H1 का यूज़ किया है, इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ किया है, तो वो इस टेट्रासिलिन रेजिस्टेंस वाले एरिया के अंदर कट लगाएगा। यानी कि अब अगर इसको हमने यहाँ से काटा तो इस बैक्टीरिया के अंदर या इस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो टेट्रासिलिन के लिए जो रेजिस्टेंस थी अब वो ख़त्म हो जाएगी। तो अब इसको हम क्या करेंगे, और हमने यहाँ पे इसकी जगह क्या डाल दिया, इसको कट करके जो हमारा फॉरेन पीस ऑफ डीएनए था उसको हमने इसकी जगह पे लगा दिया है। अब हमने ये चेक करना है कि हमारा ये जो ऑर्गेनिज्म है ये रिकम्बिनेंट बना है कि नहीं बना, ट्रांसफॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो अलग अलग प्लेट्स ले लेंगे। इस वाली प्लेट के अंदर हमने नॉर्मल वाटर लिया है और इसके अंदर हम हमारे जो नॉर्मल वाले बैक्टीरियाज है वो भी डाल देंगे और हमने जो कट किए हुए हैं वो वाले भी डाल देंगे। तो अब चूंकि नॉर्मल वाटर है तो इसके अंदर दोनों सर्वाइव करेंगे क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये जो दूसरा है इसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डाल दी टेट्रासिलिन बहुत सारी इस प्लेट के अंदर, और फिर जाके हमने हमारे जो नॉर्मल बैक्टीरियाज थे उनको भी डाला और जो हमारे दूसरे बैक्टीरियाज हैं जो ट्रांसफॉर्म हुए बेसिकली उनको भी डाला। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे जो नॉर्मल वाले बैक्टीरियाज थे वो तो सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन जो हमारे रिकम्बिनेंट जो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं वो वाले बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेंगे। क्यों सर्वाइव नहीं करेंगे, क्योंकि उनको सर्वाइव करने के लिए जो टेट्रासिलिन के अगेंस्ट जो जीन रेजिस्टेंस दे रही थी उस जीन को हमने निकाल दिया वहाँ से और उसकी जगह हमारा फॉरेन पीस ऑफ डीएनए डाल दिया है। दैट्स वाई जो ट्रांसफॉर्मेंट है वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो अब इसी चीज़ को हम नोट्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये बोल रहा है आपको कि कोई भी अगर एलियन पीस यानी फॉरेन पीस ऑफ डीएनए है, अगर हमने उसे लिंक करना है तो हमारे वेक्टर के अंदर एटलीस्ट एक रिकॉग्निशन साइट तो होनी ही चाहिए सो दैट कि हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसको कट कर सके। लेकिन अगर एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए बहुत सारी मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट अगर प्रेजेंट होंगी तो वो उतने ही ज़्यादा वहाँ पे कट लगाएगा। जितने ज़्यादा कट लगाएगा उतने ही ज़्यादा फ्रेगमेंट बनेंगे, जिसकी वजह से जो जीन क्लोनिंग का जो प्रोसीजर है वो कॉम्प्लिकेट हो सकता है। इसके अलावा डायग्राम के अंदर आपको ये टर्म्स दी हुई थी, ये हमें पता है कि ये टेट्रासिलिन के लिए रेजिस्टेंस है, AMPR लिखा हुआ है यानी कि वो एम्फिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस दे रहा है। इसके अलावा फिर से आपको वही एग्जाम्पल बताया है कि PBR 322 के अंदर हमने BAM-H1 की साइट के ऊपर कट लगाया। तो जैसे ही हमने BAM-H1 की जगह कट लगाया तो जो टेट्रासिलिन के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस थी वो ख़त्म हो जाएगी उस बैक्टीरिया की, क्योंकि वहाँ पे हमने उस जीन को हटा के हमारी मर्जी की जो जीन थी वो इंसर्ट कर दी है। अब इसकी वजह से अगर हम उसको ग्रो करवाएंगे एम्फिसिलिन और टेट्रासिलिन वाले एरिया के अंदर, तो जो एम्फिसिलिन वाला एरिया है उसके अंदर तो सारे ही ग्रो कर जाएंगे, नॉर्मल वाले भी और ट्रांसफॉर्म्ड वाले भी। लेकिन जब हम उनको टेट्रासिलिन वाले एरिया के अंदर डालेंगे तो जो ट्रांसफॉर्म्ड है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर जो टेट्रासिलिन को लेकर रेजिस्टेंस थी वो हमने ख़त्म कर दी, क्योंकि वो टेट्रासिलिन वाली जीन थी वो हमने बाहर निकाल दी थी। तो बस यही आपको बता रहे कि एम्फिसिलिन वाले एरिया के अंदर जो सारे हैं वो ग्रो करेंगे, लेकिन जो टेट्रासिलिन वाले में है वो ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस थी अब वो ख़त्म हो गई है। नाउ ये तो था पुराने वाला तरीका। अब हमारे पास एक और तरीका है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का। तो बेसिकली एक सीक्वेंस है डीएनए के अंदर, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जो कि एक या फिर एक जीन है जो कि एक एंजाइम जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज उसके लिए कोड करता है। यानी कि बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर एक पर्टिकुलर ऐसा सेगमेंट है, एक पर्टिकुलर ऐसी जीन है जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड करती है। और ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है ये बेसिकली इसकी वजह से जितने भी हमारे बैक्टीरिया है वो ब्लू कलर की कॉलोनीज देते हैं।
यानी कि एक पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड करती है, और जब बैक्टीरिया के अंदर वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रेजेंट होता है तो वो ब्लू कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस करता है। तो अब हमने क्या किया, उस पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस से वो जो पर्टिकुलर जीन थी जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड कर रही थी, हमने उसको क्या किया है, अब बाहर निकाल दिया, इसको रिमूव कर दिया और इसकी जगह जो हमारा फॉरेन पीस ऑफ डीएनए था वो डाल दिया। तो अब अगर हमारा फॉरेन पीस ऑफ डीएनए इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया होगा तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो ब्लू कलर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो ब्लू कलर? क्योंकि हमने जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाली जीन थी उसको रिमूव कर दिया था। तो अब हम अगर हमारा आरडीएनए डल गया होगा या नहीं डला होगा उसको चेक कैसे करेंगे? तो अगर वो नहीं डला है तो ऐसे कंडीशन में वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाली जीन काम करेगी और वो ब्लू कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस करेगी। लेकिन अगर हमारा वो आरडीएनए उसके अंदर डल गया है तो ऐसी कंडीशन के अंदर अब ब्लू कलर की कॉलोनीज नहीं आएंगी, अब वाइट कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस होंगी। यानी सिंपल एंड शॉर्ट में अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाली जीन हमने निकाल दी है और उसकी जगह हमारा आरडीएनए डाल दिया, अगर वो ट्रांसफॉर्म हो गया होगा तो वो कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन अगर वो ट्रांसफॉर्म उसके अंदर नहीं हुआ होगा, यानी कि वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाली जीन अगर अभी भी प्रेजेंट होगी, तो वो जो नॉन ट्रांसफॉर्म्स है वो ब्लू कलर की कॉलोनीज को ही रेगुलरली प्रोड्यूस करते रहेंगे। अगला है वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग ऑफ जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर हम किन किन वेक्टर्स का यूज़ करते हैं क्लोनिंग के लिए। अगर हम प्लांट के अंदर बात करें तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट के अंदर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेशियस का यूज़ किया जाता है एज अ वैक्टर। ये बेसिकली एक पैथोजन है जो कि डाइकॉट प्लांट को इन्फेक्ट करता है। डाइकॉट प्लांट वो होते हैं जिनके पास 2 कॉटलिडन प्रेजेंट होता है। अभी किस तरीके से इन्फेक्ट करता है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेशियस ये क्या करता है, अपने एक पीस ऑफ जो डीएनए है उसको प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र करा देता है। तो वो जिस पीस ऑफ डीएनए को ट्रांसफ़र करवा रहा है प्लांट के अंदर उसको हम बोलते हैं टीडीएनए। यानी कि एग्रोबैक्टीरियम अपना टीडीएनए प्लांट के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से जो प्लांट की नॉर्मल सेल होती हैं उनके अंदर ट्यूमर हो जाता है, क्योंकि ये जो सेल है अब वो कुछ ऐसे केमिकल्स को प्रोड्यूस करने लगती हैं जो कि इस डाइकॉट पैथोजन को मदद करवाता है ये टीडीएनए को और आगे बनाने में और ट्यूमर को इंड्यूस करने में। लेकिन अब हमने क्या किया कि इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेशियस के डीएनए सीक्वेंस से वो पर्टिकुलर जीन जो कि ट्यूमर इंड्यूस कर रही थी उसको हमने क्या किया, यहाँ से रिमूव आउट कर दिया है और उसकी जगह पे जो हमारा फॉरेन पीस ऑफ डीएनए था वो यहाँ पे डाल दिया है। यानी कि अब ये क्या कर रहा है, अब ये जो बीमारी फैलाने वाली जो डीएनए है इसका उसको ट्रांसफ़र नहीं करेगा प्लांट के अंदर, अब ये ट्रांसफ़र करेगा हमारे फॉरेन पीस ऑफ डीएनए को प्लांट के अंदर। सेम चीज़ हमने करी है एनिमल्स के साथ। एनिमल्स के केस में यूज़ में आती है रेट्रोवायरस। ये जो रेट्रोवायरसेस हैं बेसिकली हमें पता है कि बहुत सारी बीमारियां कॉज करती हैं। ये क्या करते हैं, ये जो नॉर्मल एनिमल सेल होती है उसको कैंसरस सेल में कन्वर्ट करवा देती है नॉर्मल कंडीशंस में। लेकिन हमने यहाँ पे भी क्या किया, इस रेट्रोवायरस के अंदर जो पर्टिकुलर सेगमेंट कैंसरस सेल को इंड्यूस करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था उसको तो हमने उस वायरस से बाहर निकाल दिया और उस जीन की जगह पे हमारा जो फॉरेन पीस ऑफ डीएनए था उसको डाल दिया, जिसकी वजह से अब ये रेट्रोवायरस बीमारी कॉज ना करके हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको ही एनिमल्स के अंदर ट्रांसफॉर्म करा रही है। ये जो दोनों तरीके हैं इनको हम बोलते हैं डिसआर्म्ड पैथोजन। यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया, इनके अंदर जो बीमारी फैलाने वाली जीन थी उनको तो बाहर निकाल दिया और उनकी जगह अपने फॉरेन पीस ऑफ डीएनए को, यानी हमारी मर्जी का जो डीएनए उसको यहाँ पे डाल दिया। इस तरीके को हम डिसआर्म्ड पैथोजन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, पैथोजन के अंदर से जो बीमारी फैलाने वाले पार्ट था उसको हमने रिमूव कर दिया, उसको डिसआर्म कर दिया है, इसीलिए इसको डिसआर्म्ड पैथोजन बोलते हैं। अब यहाँ पे वंस जीन और द डीएनए फ्रेगमेंट हैज़ बीन लाइगेटेड इनटू द सूटेबल वेक्टर इट इज़ ट्रांसफर्ड इनटू द बैक्टीरियल और होस्ट सेल। तो जब एक बार ये जो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है ये वेक्टर के अंदर के साथ जुड़ जाएगा, उसके साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, तो उसको अब हम ट्रांसफ़र करवा देंगे हमारे होस्ट सेल के अंदर। अब होस्ट के अंदर इसको ट्रांसफ़र कराने से पहले हमें होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है, यानी कि उसके अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, उसको मॉडिफाई करना पड़ता है ताकि वो जो हमारा फॉरेन डीएनए उसको अपने अंदर ले ले, क्योंकि कोई भी नॉर्मल सेल ऐसे ही किसी भी डीएनए को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं होने देती है। तो अब कौन कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से हम हमारे होस्ट को कॉम्पिटेंट या सूटेबल बना सकते हैं? तो बेसिकली इसके 5 तरीके हैं। पहला है सिंपल केमिकल मेथड, दूसरा है हीट शॉक ट्रीटमेंट, तीसरा है माइक्रो इंजेक्शन, चौथा है बायोलिस्टिक और जीन गन, और पांचवा है डिसआर्म्ड पैथोजन। हम बात करते हैं सबसे पहले सिंपल केमिकल मेथड के अंदर। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, जो हमारी होस्ट है उसको हम बायोवेलेंट केटाइन के साथ ट्रीट करते हैं।
किस चीज़ के बायोवेलेंट कैटाइंस होंगे? वो बेसिकली कैल्शियम के बायोवेलेंट कैटाइंस होते हैं, जिसकी वजह से जो सेल वॉल के अंदर जो पोर्स होते हैं बैक्टीरिया के, वो बढ़ जाते हैं, जिनकी मदद से डीएनए को ईजिली उसके अंदर डाला जा सकता है। यानी कैल्शियम ने क्या किया, सेल वॉल के अंदर जो पोर्स थे उनको इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया कि अब वो अपने अंदर डीएनए को ले सकते हैं, यानी कि सेल के अंदर अब डीएनए पहुंच जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ हीट शॉक ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारी जो सेल है उनको आरडीएनए के साथ आइस पे इंक्यूबेट करते हैं, यानी बर्फ़ के ऊपर हम इन दोनों चीज़ों को इंक्यूबेट करते हैं। उसके बाद हम इसको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करवाते हैं, यानी कि फिर उसको ट्रांसफ़र करा देते हैं 42 डिग्री सेल्सियस के पास, और फिर वापस से उसको आइस के ऊपर रख देते हैं, जिसकी वजह से अब हमारी जो बैक्टीरियल सेल है वो हमारा ये जो आरडीएनए है उसको अपने अंदर इंसर्ट ले लेती है, उसके अपने अंदर इसको ले लेती है। नेक्स्ट वन इज़ माइक्रो इंजेक्शन। तो यहाँ पे हमारा जो आरडीएनए है उसको डायरेक्टली जो हमारी होस्ट सेल है उसके न्यूक्लियस के अंदर इंजेक्शन की मदद से डाल दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ बायोलिस्टिक, या फिर जिसको हम जीन गन मेथड भी बोलते हैं। यहाँ पे हमारी जो सेल्स हैं उनको हाई वेलोसिटी के जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं उनके साथ बम्बार्ड किया जाता है। ये जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं गोल्ड और टंगस्टन के बने होते हैं, और इनके ऊपर डीएनए को कोट किया जाता है। ये बेसिकली जो माइक्रो पार्टिकल्स है गोल्ड और टंगस्टन के इसलिए बने होते हैं क्योंकि ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, दैट्स वाई यहाँ पे डीएनए को ट्रांसफ़र कराना और ज़्यादा आसान हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ डिसआर्म्ड पैथोजन। डिसआर्म्ड पैथोजन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जितने भी जो पैथोजन्स होते हैं उनके अंदर ये जो डिजीज़ कॉजिंग जीन्स होती हैं उनको बाहर निकाल देते हैं काट के, और उनकी जगह हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल देते हैं, जिसकी वजह से ये पैथोजन अब पैथोजन ना होके हमारे जो काम की चीज़ें हैं उन्हीं को सिर्फ होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र कराएंगे। नेक्स्ट वन इज़ प्रोसेस ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उनकी मदद से अब हम समझते हैं कि अब ये जो पूरा प्रोसीजर है ये होगा कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डीएनए को आइसोलेट करेंगे। उसके बाद डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से कट करके उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स यानी कि उसके टुकड़े बना लेंगे। उसके बाद उन फ्रेगमेंट्स को हम आइसोलेट करेंगे, जो हमारा डिज़ायर्ड फ्रेगमेंट है इतने सारे फ्रेगमेंट्स में से हम उसको आइसोलेट करेंगे। फिर हम उसको वेक्टर के साथ जोड़ेंगे। वेक्टर के साथ लाइगेट करने के बाद फिर हम उसको होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र करा देंगे, और होस्ट सेल में जब हमारा आरडीएनए चला जाएगा तो उसके बाद हम इस होस्ट को कल्चर करेंगे, यानी इसको ग्रो करवाएंगे बहुत बड़े स्केल के ऊपर, और फिर इसके अंदर से हमारा जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट था उसको हम एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे। तो अब इन्हीं सारे स्टेप्स को एक एक करके हम पढ़ते हैं। जो सबसे पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, कि डीएनए को आइसोलेट कैसे करेंगे। हम इतनी देर से ये बोल रहे हैं ना कि डीएनए को ट्रांसफ़र करा रहे हैं, फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम ट्रांसफ़र करा रहे हैं, तो डीएनए आइसोलेट कैसे होगा। तो अगर हमने डीएनए को आइसोलेट करना है तो सबसे पहली कंडीशन होती है कि वो प्योर फॉर्म यानी फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए। अब अगर हमें डीएनए को फ्री फॉर्म में आइसोलेट करना है तो सबसे पहले हमें सेल को तोड़ना पड़ेगा। जब हम सेल को तोड़ेंगे तो डीएनए बाहर आएगा, लेकिन सिर्फ डीएनए अकेला थोड़ी आएगा, डीएनए के साथ आरएनए, प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स और जो लिपिड प्रेजेंट है वो भी साथ में बाहर आएंगे। तो अब हम सबसे पहले सेल को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, बैक्टीरिया को तोड़ने के लिए यानी बैक्टीरियल जो सेल है उसको ब्रोक डाउन करवाने के लिए हम जिस एंजाइम का यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं लाइसोजाइम। हमें पता है प्लांट की जो सेल है वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं सेल्यूलेज एंजाइम। ये एज है, जहाँ पे एज लग जाता है दैट बिकेम्स एन एंजाइम। और फंगस है, फंगस की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, तो यहाँ पे हम काइटिनेज जो एंजाइम है उसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज़ कि हमने सेल वॉल को ब्रोकन डाउन कर लिया, लेकिन उसके साथ साथ अभी हमने क्या पढ़ा, जो बाकी की चीज़ें थी वो भी साथ में आएंगी, तो अब इनको भी रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आरएनए को रिमूव किया जाता है एक एंजाइम की मदद से जिसका नाम है राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम, और जो प्रोटीन्स है उनको रिमूव किया जाता है प्रोटीएज एंजाइम की मदद से। जब हमारे पास डीएनए प्योर फॉर्म में आ जाता है फिर हम उस डीएनए के बनाते हैं प्रेसिपिटेट्स, और इसको प्रेसिपिटेट किया जाता है बाय द एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल, यानी कि ये जो प्योरीफाइड फॉर्म में डीएनए आया है इसको फिर हम इसके अंदर चिल्ड इथेनॉल डालेंगे जिसकी मदद से इसके प्रेसिपिटेशन इसका हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार चिल्ड इथेनॉल के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो हम एट लास्ट डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट इज कटिंग ऑफ डीएनए एट द स्पेसिफिक लोकेशन। ये हम ऑलरेडी पिछले वाली वीडियो के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि अगर हमने डीएनए को किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन से कट करना है तो उसके लिए हम मॉलिक्यूलर सीजर्स का यूज़ करते हैं। मॉलिक्यूलर सीजर्स को ही हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये अपनी पर्टिकुलर जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है उसको ढूंढते हैं और उसको ढूंढने के बाद उसकी जगह पे कट लगा देते हैं।
जिसकी मदद से अब हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है यानी हमारी मर्जी का जो हमारा डिज़ायर्ड जो डीएनए था अब उसके फ्रेगमेंट अब हो चुके हैं। नेक्स्ट इज़ कि उसके बाद हम उसको आइसोलेट भी करते हैं, यानी हमने फ्रेगमेंट्स तो बहुत सारे बना लिए, लेकिन उन फ्रेगमेंट्स में से जो हमारा डिज़ायर्ड फ्रेगमेंट है उसको हम कैसे लेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम मैट्रिक्स से हमारे जो अलग अलग फ्रेगमेंट्स उनको पास कराते हैं, और जितना छोटा फ्रेगमेंट होता है वो उतना ही ज़्यादा नीचे की तरफ मूव करता है उस मैट्रिक्स में। और जो मैट्रिक्स हमने यूज़ किया था वो किया था अगारोज का यूज़ किया था। तो स्मॉलर द साइज फर्दर इट विल मूव, ये फंडा था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। अब हम बात करते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, यानी कि अब हमारे पास हमारा जो डिज़ायर्ड जीन है वो बन चुका है, लेकिन हम उसको एम्प्लीफाई कैसे करेंगे, उसका जो नंबर है वो कैसे इंक्रीज़ करेंगे। तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम एक टेक्निक का यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं पीसीआर। पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये जो टेक्निक है इसको दिया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था कैरी मुलिस, इन्होंने इस टेक्निक को दिया था। नेक्स्ट इज कि ये जो पीसीआर है ये करता क्या है, ये जो हमारा डीएनए है उसकी मल्टीपल कॉपीज़ को जनरेट करता है। या हमारा जो डीएनए हो गया या फिर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी मल्टीपल कॉपीज़ ये बनाएगा, इन विट्रो बनाएगा। ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि कैसे बनाता है, इन विट्रो। दो टर्म्स होती है, एक इन वीवो होता है और एक दूसरा इन विट्रो होता है। इन विट्रो का मतलब होता है आर्टिफिशियल कंडीशंस के अंदर, और इन वीवो का मतलब होता है नेचुरल कंडीशन या फिर इनसाइड द बॉडी। तो यहाँ पे इन विट्रो कंडीशंस के अंदर हमारी जो डीएनए है उसकी मल्टीपल कॉपीज़ को जनरेट करेगा। लेकिन इसको मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला है प्राइमर और दूसरा है एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। तो इससे पहले कि हम आगे चले, एक बार ये जो प्राइमर है और डीएनए पॉलीमरेज है हम इसको समझ लेते हैं। सो बेसिकली जो प्राइमर्स हैं, दीज आर द स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए। यानी कि ये जो प्राइमर्स हैं ये कुछ ऐसे ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि हमारा जो डीएनए है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है कि फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स के, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स, बेसिकली 2 से 8 या 10 के बीच में इनका नंबर होता है। फ्यू अमाउंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि हमारे डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जो हमारा टेम्पलेट डीएनए होगा उसके ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। वहीं जो एंजाइम है, जो डीएनए पॉलीमरेज है, हमें ऑलरेडी पता है डीएनए पॉलीमरेज इंपॉर्टेंट होता है रेप्लिकेशन के लिए। तो यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज यूज़ किया जाता है उसका नाम है टेक पॉलीमरेज। इस टेक पॉलीमरेज को आइसोलेट किया गया है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिसिस। ये जो बैक्टीरिया है बेसिकली एक थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को सर्वाइव कर सकता है। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के अंदर भी ये ख़राब नहीं होता है। अब हम आगे इस टेक्निक को और समझ लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टेप होता है। सो बेसिकली जो पीसीआर है इसके अंदर 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, दूसरा है एनलिंग और तीसरा है एक्सटेंशन। तो ये जो तीनों स्टेप है अब इसको हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो बेसिकली पीसीआर के अंदर 3 स्टेप थे, डीनेचुरेशन, एनलिंग और एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन के अंदर क्या होता है कि ये जो हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है इसको हम सेपरेट कर देते हैं, डीनेचर कर देते हैं, यानी कि इसको रिमूव आउट करते हैं, एक दूसरे से अलग अलग करते हैं इन दोनों स्ट्रैंड्स को। अब अगर हमने डीएनए को डीनेचर करना है तो उसके लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिकली जो डीनेचुरेशन के लिए अराउंड 94 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो रिक्वायर्ड होता है। अब हमने जैसे ही दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर दिया, सेकंड स्ट्रैंड के अंदर आपको दिख रहा होगा ये एक स्ट्रैंड है और ये वाला जो है ये दूसरा स्ट्रैंड है। दोनों स्ट्रैंड्स जो है सेपरेट हो चुके हैं। अब इन दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर हम जोड़ने वाले हैं प्राइमर्स। आपको याद होगा प्राइमर्स क्या थे, कुछ ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स थे जो कि हमारे डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री थे। तो हमने अभी इन दोनों ये जो डीनेचर स्ट्रैंड्स है यहाँ पे प्राइमर्स को ऐड कर दिया है। जो एनलिंग होता है ये बेसिकली 54 डिग्री सेल्सियस के आसपास के टेम्परेचर पे होता है। डीनेचुरेशन अराउंड 44 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के आसपास होता है। अब जब ये एनलिंग हो रही है तो यहाँ पे हमने, यानी कि जो स्टैंड है ये सिंथेसाइज हो रहे हैं, एप्लीकेशन अगर हो रहा है तो उसके लिए हमें एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी जो कि है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज अब क्या करेगा, ये जो प्राइमर्स हैं इनको अपनी डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड करवाएगा, यानी कि अब जो पूरे नए स्ट्रैंड्स हैं हमारे पास वो बन जाएंगे। और इसी तीसरे स्टेप को हम बोलते हैं एक्सटेंशन, जो कि अराउंड 74 डिग्री सेल्सियस के आसपास के टेम्परेचर पे होता है। अब इसकी बहुत सारी साइकिल्स चलेंगी और लगभग 30 साइकिल्स जब पीसीआर की चलती हैं तो लगभग हमारा जो डीएनए है उसको हम 1 बिलियन टाइम तक एम्पलीफाई करवा सकते हैं, यानी कि इतनी कॉपीज़ हम इसकी बना सकते हैं। यानी सिंपल एंड शॉर्ट पीसीआर में हमने क्या किया,
हमने सबसे पहले जो हमारे पास डीएनए था, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, उसके दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर दिया, जिसको हमने डीनेचुरेशन बोला। सेपरेट करने के बाद सेकंड स्टेप में एनालिंग में हमने क्या किया, उनके साथ प्राइमर्स को जोड़ दिया। और फिर प्राइमर्स जोड़ने के बाद क्या होगा, टेक पॉलीमरेज काम करेगा और उस प्राइमर से पूरे नए स्ट्रैंड्स को सिंथेसाइज करवा लेगा, और हम उसकी अराउंड 30 साइकिल्स के अंदर 1 बिलियन तक कॉपीज़ को बना सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, दैट इज इंसर्शन ऑफ आर डीएनए इनटू द होस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म, कि अब हमारा ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए है इसको होस्ट सेल या ऑर्गेनिज्म के अंदर हम कैसे ट्रांसफ़र कराएंगे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले पढ़ा था कि हमने कॉम्पिटेंट होस्ट पढ़ा है, यानी कि हम होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाएंगे, उसको ऐसे सूटेबल बनाएंगे कि वो आर डीएनए को अपने अंदर ले ले, जिसके अंदर हमने सिंपल केमिकल मेथड पढ़ा था, जीन गन मेथड पढ़ा है, बायोलिस्टिक पढ़ा है, डिसआर्म्ड पैथोजन पढ़ा था और हीट शॉक ट्रीटमेंट पढ़ा था। इनकी मदद से हम होस्ट को कॉम्पिटेंट बना सकते हैं, और उसके बाद हम आरडीएनए को ट्रांसफ़र करा देंगे, और ट्रांसफॉर्म हुए हैं कि नहीं हुए उसको चेक करने के लिए हम सिलेक्टेबल मार्कर्स का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमने क्लोनिंग साइट वाले टॉपिक में पढ़े थे। अगला है ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, यानी कि अब हमारे होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डीएनए वो जा चुका है, अब वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा अपने आप को, और बहुत सारा जो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है या फिर जो रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स है उसको ये यहाँ पे बनाएगा होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब लगातार ये जो हमारी रिकम्बिनेंट सेल है ये मल्टीप्लाई करती रहेंगी हमारे कल्चर मीडियम के अंदर। अब ये इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हमारा जो यूज्ड कल्चर है उसको तो हम निकालते जाएंगे, और जो फ्रेश मीडियम है उसको ऐड करते जाएंगे, ताकि हमारी रिकम्बिनेंट सेल मल्टीप्लाई करती जाए टाइम टू टाइम। कल्चर मीडियम का मतलब ये है कि उस सेल को या उस ऑर्गेनिज्म को मल्टीप्लाई करने के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है, जितने भी खाने की ज़रूरत है या एयर की ज़रूरत है, जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है हम उसको वहाँ पे सप्लाई करते जाएंगे। तो जब हमारा एक मीडियम जो पूरा यूज़ हो जाएगा तो हम उसको बाहर निकाल देंगे और उसकी जगह पे फ्रेश मीडियम को डाल देंगे। इसको हम मीडियम चेंज इसीलिए करें ताकि वो जो सेल है उसकी फिजियोलॉजिकली जो एक्टिविटीज़ हैं वो चालू रहे, और वो बिल्कुल सेल जो है वो अपनी एक्टिव स्टेट में रहे, डेड ना हो। अब जो बायोरिएक्टर है वो बेसिकली ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करवाता है हमारे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट के लिए। जब हम ऑप्टिमल कंडीशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो सारी कंडीशंस जो कि इंपॉर्टेंट है उस ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए, फॉर एग्जांपल उसका पर्टिकुलर टेम्परेचर, पीएच, या फिर सबस्ट्रेट, सॉल्ट, वाइटामिन, ऑक्सीजन, यानी कि उस ऑर्गेनिज्म को जितने भी चीज़ों की ज़रूरत है वो हम बायोरिएक्टर के अंदर प्रोवाइड करवाते रहेंगे। बायोरिएक्टर्स होते क्या है? सो दीज आर बेसिकली द वेसल्स इन विच द रॉ मटेरियल्स आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट, इंडिविजुअल एंजाइम्स एक्सेट्रास, यूजिंग द माइक्रोबियल, प्लांट, एनिमल और द ह्यूमन सेल। यानी कि बायोरिएक्टर्स ऐसी वेसल हैं जिनके अंदर हमारे जो अलग अलग, चाहे हमने माइक्रोबियल किसी प्लांट का यूज़ किया था या किसी एनिमल या ह्यूमन सेल का यूज़ किया था, उसको ग्रो करवा के हम उससे हमारे जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, जो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है, उसको हम बनाएंगे। नेक्स्ट इज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। सो बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर सेपरेशन और प्योरिफिकेशन किया जाता है। इनको कलेक्टिवली हम बोल देते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसके अंदर हर एक प्रोडक्ट जो बन के आया है उसकी क्वालिटी चेकिंग भी होती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली होती है, और यहाँ पे अलग अलग जो प्रिजर्वेटिव्स हैं उनको ऐड किया जाता है। फिर क्लिनिकल ट्रायल्स चलते हैं उन ड्रग्स के, इससे पहले कि वो मार्केट में पब्लिक के यूज़ के लिए रिलीज़ आउट किए जाएँ। जो बायोरिएक्टर्स होते हैं बेसिकली वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो सिंपल स्टर टैंक बायोरिएक्टर हो सकता है या फिर वो स्पार्ज स्टर टैंक बायोरिएक्टर हो सकता है। जो सिंपल स्टर टैंक रिएक्टर होता है उसके अंदर जो इम्पैलर्स हैं, जो ब्लेड्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जो कि फॉर्म को ब्रेक करने का काम करते हैं। यानी कि इस बायोरिएक्टर के अंदर जितने भी जब ये ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ऐसे टाइम पे जो फॉर्म वगैरह बनेगी उसको कट करने के लिए काम में आते हैं ये इम्पेलर्स। ये जो ब्लेड्स होती हैं ये जितना भी फॉर्म वगैरह बना है उसको कट करने के काम में आते हैं। फिर इसके अलावा इसके पास स्टेरिलाइजेशन के लिए भी जो अलग अलग एरियाज़ हैं वो प्रेजेंट होता है। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है माइक्रोबियल फ्री जो कंडीशंस है वो प्रोवाइड करवाना। एसिड बेस को कंट्रोल करने के लिए भी इसके पास अलग अलग एरियाज़ अवेलेबल है। देन एयर को पास करने के लिए भी यहाँ पे अलग से कॉलम अवेलेबल है। वहीं पे अगर हम स्पार्ज स्टर टैंक बायोरिएक्टर की बात करें तो यहाँ पे जो बबल्स हैं उनको इंक्रीज़ किया जाता है सो दैट कि इसके अंदर जो ऑक्सीजन ट्रांसफ़र है वो अच्छे से करी जा सके। अब हम जो कुछ क्वेश्चन हैं इन टॉपिक से रिलेटेड उनको डिस्कशन कर लेते हैं। The very first question is, a single strand of the nucleic acid tagged with a radioactive molecule is called as, यानी कि एक सिंगल स्ट्रैंड है न्यूक्लिक एसिड का, अगर हम उसके साथ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को डाल देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? आंसर विल बी प्रोब, कि उसको प्रोब बोला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
For transformation, the microparticles coated with the DNA to be bombarded with a gene gun are made up of. यानी जीन गन वाले मेथड के अंदर जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? आंसर इज गोल्ड एंड टंगस्टन. हमने इसके बारे में पढ़ा भी था क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोलिस्टिक और जीन गन इज सूटेबल फॉर. द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल. यानी कि प्लांट सेल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, कॉम्पिटेंट बनाने के लिए हम बायोलिस्टिक या जीन गन मैथड का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड फॉर. तो एंटीबायोटिक्स हमने कहाँ पढ़ी थी? एज अ सेलेक्टेबल मार्कर वो यूज़ करी जाती हैं. एम्फिसिलिन, टेट्रासिलिन, कैनामाइसिन, ये कुछ एग्जांपल्स थे सेलेक्टेबल मार्कर्स के जो कि ई कोलाई में प्रेजेंट थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए. कि इनमें से कौन सा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो होते हैं जो कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेम रीड किए जाते हैं. द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. इसको हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड रीड करेंगे सीक्वेंस तो ये बिल्कुल सेम रीड होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कॉल्ड एज द इको R1 विच पार्ट स्टैंड्स फॉर. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. हमने नोमेनक्लेचर वाले टॉपिक में पढ़ा था कि इको R1 के अंदर ये जो को वाला पार्ट है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? आंसर इज कॉलाई. और ये स्टैंड करता है जीनस के लिए. जो फर्स्ट वर्ड होता है वो जो फर्स्ट वर्ड था दैट स्टैंड्स फॉर जीनस, और जो सेकंड वर्ड्स होते हैं वो स्पीशीज़ के लिए स्टैंड करता है. यानी कि ये जो ई है ये स्टैंड करता है जीनस के लिए, CO स्टैंड करता है स्पीशीज़ के लिए, और स्पीशीज़ की कौन सी होगी? कॉलाई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द फैक्टर फॉर द क्लोनिंग जीन इन द हायर ऑर्गेनिज्म. तो इन चीज़ों में से हमने सिर्फ आज एक ही चीज़ पढ़ी है दैट इज़ रेट्रोवायरस, जिस प्रोसीजर को हम डिसआर्म्ड पैथोजन भी बोल रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज इन ट्रांसफर ऑफ द फॉरेन डीएनए इन क्रॉप प्लांट. की जो क्रॉप प्लांट होती हैं, प्लांट्स के अंदर कौन सी जो चीज़ है वो ट्रांसफर वेक्टर का काम करती है? आंसर इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेशियस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज DNA precipitates out of a mixture of biomolecules can be achieved by the treatment with. कि अगर हमने DNA को precipitate करना है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी चिल्ड इथेनॉल. कि चिल्ड इथेनॉल का यूज़ किया जाता है प्योरीफाइड DNA के precipitation के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग द माइक्रोब्स ऑन अ लार्जर स्केल फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम. यानी कि हम में से कौन सी चीज़ का यूज़ करेंगे अगर हमने माइक्रोब्स को लार्ज स्केल पे ग्रो करना है? तो आंसर विल बी बायोरिएक्टर्स. हमने पढ़ा था कि ऐसी लार्ज वेसल्स होती है जिनके अंदर हमारे जो डिज़ायर्ड ऑर्गेनिजम्स हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं और ग्रो करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेप इन द PCR इज. कि PCR के अंदर हमने 3 स्टेप पढ़े तो उनकी करेक्ट ऑर्डर या सीक्वेंस क्या होगी? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. दैट इज सबसे पहले डीनेचुरेशन होगा, फिर एनालिंग होगी और लास्ट में एक्सटेंशन वाला स्टेप होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द एक्सप्रेस्ड प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड एज. आंसर इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में हमने पढ़ा था कि आइसोलेशन किया जाता है और सेपरेशन और प्योरिफिकेशन का काम किया जाता है हमारे एक्सप्रेस्ड प्रोटीन्स का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टर टैंक बायोरिएक्टर्स हैज़ बिन डिज़ाइंड फॉर. कि जो स्टर टैंक बायोरिएक्टर होता है उसको किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है? आंसर इज अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस. यानी कि जो पूरा जब प्रोसेस चल रहा है तो उस टाइम पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बायोरिएक्टर के अंदर बनी रहे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. यानी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का कौन सी एक चीज़ पार्ट नहीं है? आंसर इज एक्सप्रेशन. कि हमने डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में एक्सप्रेशन नहीं किया जाता है, सेपरेशन होता है, प्योरिफिकेशन होता है और सूटेबल प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ होता है, लेकिन एक्सप्रेशन का काम यहाँ पे नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the Tech polymerase enzyme is obtained from. The correct answer to this question will be Thermus aquaticus, जो कि एक thermostable bacteria है. Next question is during the process of isolation of DNA, the chilled ethanol is added to. यानी कि जो आइसोलेशन किया जाता है डीएनए का उस टाइम पे चिल्ड इथेनॉल किस चीज़ के लिए यूज़ करी जाती है? तो वो डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए यूज़ करी जाती है. एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज which one is the true statement regarding the DNA polymerase used in the PCR. यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो DNA polymerase के बारे में सही है PCR के टाइम पे? The correct answer is
किट रिमेन्स एक्टिव एट हाई टेम्परेचर, कि हम टेक पॉलीमरेज का यूज़ इसीलिए करते हैं क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे एक्टिव रहता है, जिसकी मदद से जो रेप्लिकेशन का प्रोसीजर है वो किया जा सकता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ़ यू हैव लाइक्ड आवर वीडियो देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. Also you can tell us your views in our comment section as well. Thank you so much.